बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज इंशाल्लाह हमारा फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का लास्ट लेक्चर और जो थोड़े बहुत क्वेश्चन हमारे रहते हैं प्रैक्टिस के तौर पर उनको हम लोगों ने सॉल्व कर लेना है। और 101 क्वेश्चन तक हम लोगों ने डिस्कशन कर ली थी। नेक्स्ट बस कुछ ही क्वेश्चन होंगे जिनमें आप लोगों को प्रॉब्लम्स आए होंगे, अदरवाइज आप लोगों को ना आप ट्रैक का पता चल चुका है कि आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। 1 और 2 देखें। वली जस्ट परचेज अ न्यू हाउस फॉर रुपीज 120,000 he was able to make a down payment equal to 25% of the value of the house, and the 25% is 330,000. The balance was mortgage. The rate by the bank is 10% compounded annually. The mortgage has a 20 years amortization period. This means that the payments are calculated assuming it will take 20 years to pay off the loan. What will be the size of the payments by factor formula? अब अगर यहाँ पर देखें तो मॉर्गेज, अमोर्टाइजेशन, एटसेट्रा, इस किस्म के बहुत से वर्ड यूज किए गए। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें ना तो सिंपल सी बात थी कि हमारे पास जो हाउस की टोटल कैश प्राइस है वो 120,000 है। उसमें से हम लोगों ने 25% डाउन पेमेंट पे कर दी। तो 120,000 का 25% 30,000 डाउन पेमेंट चली गई। रिमेनिंग 90,000 हम लोगों ने 20 साल में जाके पे करना है और एनुअल बेसिस पे करना है। तो हम लोगों ने रेंटल बतानी है। तो ये एक बड़ा सिंपल सा आप लोगों के पास क्वेश्चन था और ये आप लोगों ने फाइंड कर लिया होंगे, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट, और इसके लिए प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने अब कंसीडर करनी थी वो 90,000 करनी थी। नेक्स्ट सेकेंड, वली जस्ट परचेज्ड, और इसमें अब क्या है, पेमेंट इक्वल 25% ऑफ द वैल्यू ऑफ द हाउस, 10%, व्हाट विल बी द बैलेंस रिमेनिंग ऑन मॉर्गेज आफ्टर 5 years। तो इस किस्म का कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने किया हुआ है कि 90 था। अब आपके पास वैल्यू क्या आ गई, 10571। अब आप लोगों ने 5 years के बाद उसे बताना था, तो 90,000 को भी आफ्टर 5 years लेके चले जाओ और आप लोगों ने अपने इन रेंटल्स को भी आफ्टर 5 years लेके चले। डाउन पेमेंट को शामिल करने की जरूरत नहीं है। डाउन पेमेंट अगर शामिल करते हैं तो अगर प्रेजेंट में कर रहे हो तो फिर अपने रेंटल्स में भी करो, वो भी तो आप लोग पे कर चुके हो ना, तो फिर उसको भी फ्यूचर में लेके जाने की फिर जरूरत है। तो इस वजह से दोनों से ही डाउन पेमेंट निकालते हैं और ये क्वेश्चन आपके पास सॉल्व हो जाएगा। 90,000 जो आपके पास रिमेनिंग बैलेंस है उसको आपने लेके जाना है एट द एंड ऑफ 5 years। 90,000 इंटू 1 प्लस 10% रेज टू पावर 5 माइनस, अब आप लोगों ने अपने रेंटल्स 10,0571 570, अब इनको भी एट द एंड ऑफ 5 years से लेकर जाएं और ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 प्लस 10% रेज टू पावर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10%, and answer is 80409। ये आपके पास सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट बेटा 104, KTM Corporation won a settlement in a lawsuit and was offered 4 different payments alternative by the defendant's insurance company। KTM ये केस जीत गया, तब उसने अमाउंट को रिसीव करना है। रिसीव करने के लिए उसके बाद 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन, a review of interest rates indicate that 8% is appropriate for analyzing this situation. Which one of the following 4 alternatives should the controller recommend to KTM management? अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन कि 135,000 अभी ले लो, ये ऑलरेडी अपनी प्रिंसिपल अमाउंट पे मौजूद है। अब हमने केटीएम की तरफ से है, हमने रिसीव करनी है, तो हम जिसकी प्रिंसिपल अमाउंट हायर होगी हमने उसको जाके चूज करना है। तो 40,000 पर ईयर एट द एंड ऑफ ईच फॉर द नेक्स्ट 4 years। तो इस 40,000 की फ्यूचर वैल्यू आप लोगों ने फाइंड कर लेनी थी। 40,000 इंटू 1 प्लस 8% रेज टू पावर फॉर द नेक्स्ट 4 years। 4 minus 1 divided by 8%।
जी, एंड आंसर इज 180। बताओ, ये ऑप्शन तो गया। ओके, 180 to 44। नेक्स्ट क्या है, कहते हैं 5,000 नाउ एंड 20,000 पर ईयर एट द एंड ऑफ द नेक्स्ट 10 years। अच्छा, अब यहाँ पर 40 की जगह पे आ जाएगा 20। बाकी सारा यहाँ पे ठीक है, सिर्फ ये जो पावर है ये चेंज हो जाएगी, 4 की जगह पे आ जाएगा फॉर द नेक्स्ट 10। अच्छा, और इसमें हम लोगों ने ऐड कर लेना है 5,000 नाउ। मैंने ये फ्यूचर वैल्यू फाइंड की नहीं, प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी थी, गलत हो गया। 1 माइनस, ये अभी मैं ऑप्शन सी सॉल्व करने लगा, नहीं सी को पहले करने लगे हम लोग। ओके, और यहाँ से 5 ऑलरेडी अपनी प्रिंसिपल 139,202। अच्छा, अब बी ऑप्शन को देखें, 40। ये 4 रेंटल्स हैं और एंड पर से 5,000 इसमें से निकाल। ये बी ऑप्शन की प्रिंसिपल अमाउंट है 130। अच्छा, इसने तो वैसे नहीं बनना अपना आंसर, ए भी कैंसिल हो चुका है, अभी तक के लिए सी है। अच्छा, डी ऑप्शन 5,000 नाउ, 5,000 पर ईयर एट द एंड ऑफ द ईच ऑफ द नेक्स्ट 9 years प्लस अ लंप सम पेमेंट ऑफ 200,000 एट द एंड ऑफ द 10th year। अब इसको अगर हम लोग फाइंड करें तो ये देखें, 5,000 नाउ, 5,000 per year for at the end of each year for the next 9 years। तो यहाँ पर देखें, ये 20,000 की जगह पे आ जाएगा 5,000, पावर बन जाएगी हमारे पास 9। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है सब बच्चों को। प्लस 5,000 तो ऑलरेडी हमारे पास अभी मौजूद है, ठीक है, प्लस 200,000 इंटू 1 प्लस 8% raised to power minus at the end of 10th year is equal to 1। तो ये भी नहीं बनेगा, तो हमारे पास ऑप्शन सी। ऑलराइट, आप लोगों ने यही फाइंड किया था जी। नेक्स्ट बेटा 105, a firm want to open a new coal mine, the price of coal is very volatile and the project profits over the next 5 year projected profits, ये उसने बता दिया 100, 250, 110, 250। अच्छा, ये 10 नहीं है बेटा, ये ना, ये भी 100 है, ये भी 100,000 है। आफ्टर दैट प्रॉफिट विल बी अ कांस्टेंट रुपीज 150 पर ईयर फॉर नेक्स्ट 20 years। आफ्टर दैट मतलब फर्स्ट 5 years के लिए ऐसे हैं, उसके बाद कांस्टेंट हो जाते हैं 150 पर ईयर फॉर द नेक्स्ट 20 years एट विच टाइम द माइन क्लोज। if 7% is appropriate discount rate for the first 5 years and 8% after that, what is the present value of the mine। तो ये बड़ा एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास मौजूद था कि लास्ट के लिए तो आप लोग एन्युटी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब इसको कैसे करना है हम लोगों ने, मैं कैलकुलेटर पे कर रहा हूं तो आप लोगों को समझ आ जाती है ना। ये देखें 150, अच्छा ऑल अमाउंट्स इन रुपीज 1000 करने लगा हूं, तो जहां पे 150,000 है मैं 150 लिखने लगा हूं, एंड पे जाके 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। 150 इंटू, अब प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी है तो 1 माइनस 1 प्लस, अच्छा देखिए लास्ट के जो हमारे पास थे 5 साल के बाद जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारे पास 8%, एन्युटी के ऊपर 8% अप्लाई करना है रेज टू पावर, और ये नेक्स्ट 20 years के लिए थी। आफ्टर दैट मतलब इसके लिए 20 पावर आएगी हमारे पास, और यहां पर 8%। अब ये अपनी प्रिंसिपल अमाउंट पाया, लेकिन एट द एंड ऑफ 5th year, एट द एंड ऑफ
मैंने 0 पर लेकर आना है, तो 5 साल के लिए डिस्काउंटिंग फैक्टर एट अ रेट ऑफ 7%, क्योंकि फर्स्ट 5 ईयर्स के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 7% था, रेज टू पावर -5। ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों? अब इसमें जाकर ऐड करेंगे, अब 1 बाय 1 करते जाएं। 100,000 इंटू 1 + 7 रेज टू पावर -1, क्लियर? नेक्स्ट 250 इंटू 1 + 7% रेज टू पावर -2 प्लस 100 रेज टू पावर -3 प्लस 200 रेज टू पावर -4। अच्छा, ये अब बॉक्स बनना शुरू हो गया तो मैंने इसको भी फाइंड कर लिया। ओके, अब इसमें प्लस कर दिया, लास्ट 50 इंटू 1 + 7% रेज टू पावर -5 इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय 1000। वो जो 1000 मीन्स 30 कैंसिल किए थे, तो ये देखो 1631706 ऑप्शन ही नहीं है, ये 10 ही है। चलें फिर इसको 10 ही रहने दें, मैंने उसको 100 कर दिया था तो उसको 10 ही आप लोग रहने दें। ये 3rd ईयर पे इज इक्वल टू इंटू 1 प्लस नहीं आंसर प्लस लास्ट में 50 था, 1 + 7% रेज टू पावर -5 155823 4 या 9, मतलब थोड़ी बहुत राउंडिंग ऑफ ये चलती है। ओके, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। सब बच्चों को क्लियर हो गया? गुड, शाबाश। जी बेटा, असल में हम लोगों ने यहाँ पे अपने कॉन्सेप्ट्स को देखना होता है कि इन डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स मौजूद हैं कि इन कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। 106 द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी ऑफ 9% इज, और वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 10,000। तो 900 डिवाइडेड बाय 9%, ये इसका सोल्यूशन था। देखिए, what is the present value of ordinary annuity of ₹1,000 that earns 8% annually for an infinite number of period? अब देखो यहां पर सिर्फ कंफ्यूज किया गया, जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ पीरियड्स कहा गया तो ऐसी एन्युटी को परपेचुटी बोलते हैं। तो हम लोगों ने 1000 डिवाइडेड बाय 8% कर देना था, तो आंसर आ रहा है 12,500 रुपए। क्लियर? What is the value of perpetual stream of annual payments of ₹100 if interest rate is 700 divided by 7%? जी 1429. Perpetuity makes payment of ₹500 every year with the first payment coming 1 year from today. तो यहां से पता चल गया कि ऑर्डिनरी है हमारे पास। If a discount at 5%, what is the present? So 500 divided by 5% is equal to 10,000. Find the present value of Alpha Company shares. तो शेयर्स की भी जब भी प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास आती है तो हम लोगों ने परपेचुटी फाइंड करनी होती है, क्योंकि जब तक शेयर्स आपके पास मौजूद होते हैं तब तक आपको उसके ऊपर रिटर्न मिलता रहता है। तो यहां पर वैल्यू आ गई, which is expected to yield 3.84 divided by 6% divided by 2. 3.84 divided by 6% by 2. All right, and the answer is 128. तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो हमारी कंपनी के शेयर की प्राइस है प्रेजेंट वैल्यू वो 128 है। नेक्स्ट,
AB Limited is expected to pay rupees this each year on a share of its stock. What is the present value of the shares? If money were 9% compounded annually, so 12500 divided by 9%. To pay 18 quarterly, 9% compounded quarterly, so 18 divided by 9% and divided by इस तरह से 800। तो ये तो बड़ी जल्दी जल्दी क्वेश्चन होते गए हैं। अच्छा, नेक्स्ट भी बिल्कुल ऐसे ही है बेटा। तो हमारे पास रेंटल की अमाउंट है 25,000 रुपीज एवरी 6 मंथ फंड 8% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। What is the initial deposit required to establish a perpetual stream of payment from the interest every 6 months after making the first payment from the? तो यहां से पता चला कि हमारे पास परपेचुटी ड्यू है। ओके, अब जहां पर टाइम मेंशन नहीं था कब तक के लिए, तो सिंपली आपने करना था 25,000 डिवाइडेड बाय 10% डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू एंड प्लस एक रेंटल एक्स्ट्रा 5 to 5,000. A person decides to create a fund to be invested 10% compounded semi-annually to provide for a price of 300 every 6 months. The amount he should invest is हो जाएगा आप लोगों से 6,000 जी। नेक्स्ट भी इसी तरह से क्रिएट प्राइस 500 2.5% कंपाउंडेड एनुअली, तो 5% डिवाइडेड बाय 2.5% इज इक्वल टू। अच्छा, a project assumed monetary gain or loss by discounting entire cash inflows and outflows by utilizing necessary rate of return is net present value. All right. Next thing, the net present value of a particular investment project represents the present investment required to undertake the project. Net present value of a particular investment project represent the increase or decrease in wealth that the project will generate for the investing, the rate of the return that the project will earn for the investing business। ये जो एनपीवी होती है ना, वो हमारे पास रेट ऑफ रिटर्न के बारे में नहीं बता रही होती। डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ द इनफ्लोज फ्रॉम द प्रोजेक्ट, तो ये तो एनपीवी फाइंड करने के लिए डिस्काउंटेड वैल्यू हम लोग यूज कर रहे होते हैं। तो जी बेसिकली नेट प्रेजेंट वैल्यू आती है वो हमारी वेल्थ में इंक्रीज या डिक्रीज, कि अगर पॉजिटिव है तो वो प्रॉफिट है, क्या उतनी एक्स्ट्रा अमाउंट हमें मिलने वाली है। तो ये बी ऑप्शन आ जाएगा। कहते हैं द प्रोजेक्ट हुज कैश फ्लोज आर सफिशिएंट टू रीपे द कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर रेट ऑफ रिटर्न देन द नेट प्रेजेंट वैल्यू विल बी 0। मतलब आप लोगों के इनफ्लोज इज इक्वल टू आउटफ्लो हो जाए, तो फिर एनपीवी की वैल्यू 0 होती है। एनपीवी विल बी 0 व्हेन और सफिशिएंट टू रीपे कैपिटल इन्वेस्टमेंट। 18 को एक दूसरे एंगल से आप लोगों से पूछ लिया गया। तो ये बात हमेशा याद रखना कि एनपीवी 0 होने का मतलब ये होता है कि हमारे पास सफिशिएंट कैश मौजूद है कि हम लोगों अपने आउटफ्लो को पे कर सकें। Which theory describes money received in the current time? It has more worth than money received in the, इसे कहा जाता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कि करंट में एक अमाउंट की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू फ्यूचर। The cash flows method utilized by the internal rate of return and net present value methods are, ये डिस्काउंटेड कैश फ्लोज हमारे पास होते हैं। हम लोगों ने उनकी डिस्काउंटिंग करनी हो, मतलब प्रेजेंट वैल्यू उनकी फाइंड करनी होती है, तो इन्हें कहा जाता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो। सिर्फ कैश फ्लोज नहीं लिए जाते, वो तो अपने अपने टाइम के हैं। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि 1 साल के बाद 50,000 रुपए, तो मैं 50,000 नहीं लूंगा, मैं उसकी डिस्काउंटेड वैल्यू लूंगा कि आज की क्या वैल्यू है। उसके मुताबिक हम लोग IRR एंड एनपीवी फाइंड किया करते हैं। A project whose cash flows are more than capital investment for the rate of return, then the net present value is, तो अगर यहाँ पे होता whose cash flows are less than or equal to, तो 0। all right, the net present of an investment project represents the, अच्छा, the net present of an investment project represent the total actual cash inflows, एक्चुअल नहीं होते रहते,
एक्सेस द डिस्काउंटेड कैश इनफ्लोज ओवर द डिस्काउंटेड, ये चीज नेट प्रेजेंट वैल्यू ने बतानी होती है। टोटल आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज इंक्लूडिंग द टैक्स शील्ड फ्रॉम डेप्रिसिएशन, तो हम लोग यहाँ पर डेप्रिसिएशन टैक्स वगैरह को अकाउंट फॉर नहीं कर रहे होते, ये चीज आती है। A firm can invest rupees 10,000 in a project with a life of 3 years. The project cash inflows are 4, 5 and 4,000 respectively. Cost of capital 10%. Find the net present value. I hope ये क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग, ऐसा कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये आप लोगों को। एंड आंसर क्या? 770। शाबाश है। इसी तरह से AB कंस्ट्रक्शन कंपनी इज कंसीडरिंग प्रोजेक्ट कॉस्ट रुपीज 1.7 million now plus 800,000 at the end of year 1। अब आप लोगों के दो आउटफ्लोज हैं, उसमें से 1.7 मिलियन ऑलरेडी अपनी प्रेजेंट वैल्यू पर है, लेकिन 800,000 की प्रेजेंट वैल्यू आपने फाइंड करनी थी फॉर 1 ईयर, इसको पीछे लेकर आना है। फिर दिस इन्वेस्टमेंट वो रिजल्ट इन नेट अर्निंग ऑफ 500 पर एनम फ्रॉम ईयर, तो मतलब फर्स्ट ईयर में किसी किस्म का कोई रिटर्न नहीं मिला आपको, 2 से लेकर 8 तक इसने आपको रिटर्न देने हैं। टू बी रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द ईयर द कंपनी रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ 11% पर एनम ऑन इन्वेस्टमेंट, कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो बेटा ऐसी सिचुएशन में आप लोगों ने सबसे पहले 500,000 को मैं 500 ले रहा हूँ। ओके, अब ये मेरे पास ना एन्युटी है, मैं इसके ऊपर एन्युटी का फार्मूला अप्लाई करूंगा, 1 माइनस 1 प्लस 11%। अच्छा रेस्ट बार, अब देखें सेकंड से 8 तक, तो 7 इयर्स के लिए आप लोगों को 6 नहीं, सेकंड ईयर में मिले हैं आपको, तो 7 आप लोगों को इन टोटल रेंटल्स मिले, डिवाइडेड बाय 11%। लेकिन ये स्टार्ट हुए थे एट द एंड ऑफ ईयर 2, तो ये जो फार्मूला है ये आपको लेकर आया एट द एट द एंड ऑफ ईयर 1, सेकंड नहीं 1, तो 1 ईयर के लिए डिस्काउंटिंग फैक्टर, तो यहां पर आ जाएगा 1 प्लस 11% रेज टू पावर -1। ये बात समझ आ गई? ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस है। अब आपने इसमें से माइनस कर देनी थी 1700 जो आप लोगों के पास ये था, और माइनस करना था भाई, आउटफ्लो आपस में ऐड होंगे, इनफ्लोज में से तो माइनस होंगे ना, तो ये दोनों यहाँ ये ना हो यहाँ पे -1700 प्लस 8, भाई या तो ब्रैकेट यूज करो 1700 से पहले, फिर तो जाके प्लस करो, लेकिन स्टार्ट में माइनस साइन की वजह से फिर आगे आउटफ्लो सारे माइनस होते जाएंगे। 800 इंटू 1 प्लस 11 एंड रेज टू पावर जी -1, and answer is -298,109 110 हो गया, ये इसका आंसर। अब देखिए ये इस तरह से सॉल्व करने का मकसद ये था कि इन फ्यूचर अब आपको कुछ लिखना ना पड़े, सारा क्वेश्चन कैलकुलेटर पे, भाई जितनी एफर्ट आप अपनी नोटबुक पे इक्वेशन लिखने में लगा रहे हो उतनी एफर्ट कैलकुलेटर पे लगा दो, आपका टाइम सेव हो जाएगा और आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ आ चुका है। Company is considering a project which requires an investment of 1.2, now 300 at the end of first year, earn 200,000 second year, and thereafter it will earn a fixed annual up to 7th year. If the interest rate is 11%, find the amount that the project should earn annually from year 3 to 7. If the company desire to earn a net present value of rupees 125 की तरह है, थोड़ी सी चेंजिंग है कि ऊपर नेट प्रेजेंट वैल्यू हमने फाइंड की थी, यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू उसने दे दी, और वो जो रेंटल्स है ना वो हमने फाइंड करके देने हैं। ओके, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने, भाई जब आप हैवी क्वेश्चन कर चुके हो आपने अपने कैलकुलेटर को रिफ्रेश करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले ये आदत बना लीजिएगा कि जब आप लोग देखें छोटी छोटी कैलकुलेशन कर रहे हो तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब कोई एक हैवी कैलकुलेशंस के लिए जाएं तो पहले रिफ्रेश कर लिया करें अपने कैलकुलेटर को। उसके बाद आपने ना बड़े सुकून से बैठ के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि जैसे नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू, ओके, अब इसको मैं ऑल अमाउंट इन रुपीज 1000 लूंगा तो मैंने इसको 100 ही रहने दिया, इज इक्वल टू, पहले आती रहती है हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो,
और मेरे पास इनफ्लोज तो है ही नहीं। अच्छा, इनफ्लोज के लिए देखें पहले दोनों आउटफ्लोज। यहाँ पे एक इनफ्लो गिवन है एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, जो मेरे पास इनफ्लो है वो 200,000। इसको लिख लें 200 इंटू 1 प्लस एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर पे कोई हमारे पास इनफ्लो है ही नहीं, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर है। 1 प्लस 11% रेज टू पावर। क्लियर हो गया? अब इसमें ऐड करूंगा एक्स, जो अगले रेंटल्स हैं, इनटू 1 माइनस एन्युटी फैक्टर अप्लाई करेंगे 1 प्लस 11% रेज टू पावर। अब देखें सेकेंड ईयर पे ये आ गया, कहता है अप टू 7th ईयर, मतलब बेटा रेंटल 7 साल के नहीं है, पावर 7 नहीं जानी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 5 साल के लिए। ओके, तो यहाँ पे पावर क्या आ जाएगी हमारे पास, -5, 11%। कोई ऐसा बच्चा जिसको यहां तक इशू हो, लेकिन इसके बाद अब डिस्काउंटिंग फैक्टर आएगा। ये पहला रेंटल आया था थर्ड ईयर के एंड पर, फार्मूले ने पहुंचाया सेकंड ईयर के एंड पर। ये बात क्लियर हो गई? तो 2 इयर्स के लिए डिस्काउंटिंग फैक्टर 11%। ऑलराइट, अब इनफ्लोज खत्म हो गए, माइनस आउटफ्लो 1200 आएगी 2 इयर्स के लिए, पावर -2। ओके, 1200 एंड माइनस 30,000 है, 300 है। अच्छा, ये फिर चेक कर लेते हैं कि कहीं वैल्यू में तो कोई मिस्टेक नहीं। तो अभी के लिए हम लोग 30 ले रहे हैं इसको, 30 इंटू 1 प्लस 11% रेज टू पावर -2, शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू 387, 383। हाँ जी, इसको अगर हम 300 करें, 460,437, ये भी नहीं जी। ये लास्ट वाली पावर आपने -2 डाली, तो क्या डालनी है? 1 -1 है, -1 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर था ये 388 जी। आंसर में थोड़ा सा मसला है। अच्छा, तो 30 के साथ क्या आ रहा है? 388,276, और यहाँ पर कहीं पे मैच नहीं कर रहा। तो अब इसका आप लोगों ने जो सोल्यूशन था कि बनाना है वो बनेगा 100,000 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग इसकी इक्वेशन लिख देते हैं, 100,000 इज इक्वल टू, अब कैश इनफ्लो देखें तो ये पहला कैश इनफ्लो है 200 इंटू 1 प्लस 11% रेज टू पावर -2। ओके, क्लियर है ये बात? अच्छा, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर था तो रेज टू पावर -2, ये जरा चेक करते जाइएगा, और यहाँ पर इसको 100 कर दें, अदरवाइज कैलकुलेटर में स्पेस का इशू आ जाएगा। अच्छा, फिर प्लस, फिर कुछ और रेंटल्स हैं जो हमें नहीं मालूम, जो हम लोगों ने फाइंड करके देने हैं, इनटू 1 -1 प्लस 11% रेज टू पावर, और वो इस रेंटल के बाद 7th ईयर तक, तो वो 3 से स्टार्ट होने हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 5 साल, एंड डिवाइडेड बाय, अच्छा ये 3 से स्टार्ट पे तो ये सेकेंड ईयर के एंड पर आ जाएगा,
उसके बाद 1 + 11% रेज्ड बाय -2। ऑलराइट, ये है प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ कैश इनफ्लोज। इसमें से माइनस करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, और आउटफ्लो में 1200, और उसके बाद -30 इंटू 1 + 11% रेज टू पावर -1। ये इक्वेशन अपने कैलकुलेटर को बताएं और देखें आपके पास क्या आंसर आ रहा है। अच्छा, इसके साथ बताएं क्या आंसर आ रहा है, और 300,000 के साथ क्या आंसर आ रहा है। पहले इस तरह से पुट करके मुझे रेंटल की वैल्यू बताएं। 388.76 के बाद क्या है, 5 के बाद क्या है। ओके, ये राउंडिंग अप कर ली फिर हम लोगों ने 277, और अगर इसको 300 करें तो फिर हमारे पास आंसर क्या आता है, 469,366,4 नहीं, ये ठीक है, यही आंसर आ रहे हैं। अच्छा, अब इन ऑप्शंस को खत्म करके आप लोगों ने इधर 30,000 के मुताबिक कर रहे हो तो आपका ये आंसर ठीक है। अगर इसको 300 कर देते हो तो फिर ये वाला आंसर आपका ठीक है। ओके जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें 127। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आप लोगों के पास आपके पास 1 मिलियन की टोटल इन्वेस्टमेंट है, और उसके बाद कहता है कि जो आपके पास इनफ्लोज आना स्टार्ट हुए हैं ना, वो 3rd, 4th, 5th और 6th ईयर की हैं। द कंपनी रिक्वायर्स रिटर्न इज 10%। तो हम लोगों ने एनपीवी की वैल्यू फाइंड करके देनी है। तो देखिए भाई, आप लोग कॉमन जीरो कैंसिल कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए 5 जीरो कॉमन है, और इधर से भी 5 जीरो कॉमन। ये बात समझ आ गई सब बच्चों को। आई थिंक ये वाली अमाउंट गलत है, ये बात 100,000 का, यहाँ पर 1 जीरो ज्यादा है, तो यहाँ पर ना हम लोग 10 ले लेंगे। ये 1 जीरो यहाँ पे बाय मिस्टेक ज्यादा लगा हुआ है। अच्छा, अब ये 10 आ जाएगी वैल्यू। अब इसको अगर हम लोग फाइंड करें तो ये देखें, 5 इंटू 1 + 10%। अच्छा, 10% को ना 1.1 भी लिखा जा सकता है, मजीद अगर स्पेस आपने सेव करनी हो। 1 + 10% मीन्स 1.1। 1.1 रेज टू पावर -3। क्या आपको ये बात समझ आ गई? Yes, sir. अच्छा, उसके बाद प्लस करेंगे इसमें 11 इंटू 1.1 रेज टू पावर -4, प्लस करेंगे 10, 1.1 रेज टू पावर -5, प्लस 8, 1.1 रेज टू पावर -6 एंड -10। -6. And the answer is -199. Right. प्लस। Plus का. अब मैंने 5 जीरो कैंसिल किए थे, तो ये डेसिमल पॉइंट 5 डिजिट ऑनवर्ड 2 के बाद आ जाएगा, तो आंसर बन जाएगा 1199,473। ओके, 1199, ये तो अप्रोक्सीमेटली आंसर। ओके, पॉजिटिव आंसर हमारे पास आ रहा था, तो इसको जाके ठीक आप 50 की जगह पर 473 करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही, आप लोगों के पास 12% फाइंड द नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब ये आप लोगों से सॉल्व हो जाएगा, कर लेंगे, कोई इशू? नेक्स्ट। अच्छा जी, ये भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 130। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताना था। ये एक कॉन्सेप्ट था जो अभी तक हम लोगों ने स्किप किया हुआ था। ये कॉन्सेप्ट समझे बेटा।
आप लोगों को ना इन्वेस्टमेंट नहीं बता रहा, इन्वेस्टमेंट कितनी है। Yes, sir. तो हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि इक्वल इन्वेस्टमेंट है। अब अगर इक्वल इन्वेस्टमेंट है, बात सुने, कि इक्वल टू की लेफ्ट हैंड साइड पर भी इन्वेस्टमेंट माइनस हो जाएगी, इक्वल टू की राइट हैंड साइड पर भी इन्वेस्टमेंट माइनस हो जाएगी, तो इन्वेस्टमेंट एक दूसरे को खुद ही खत्म कर देती हैं। तो बताना ना बताना दोनों बराबर हैं। उस टाइम पे बताना बहुत जरूरी हो जाता है जब इन्वेस्टमेंट डिफरेंट अमाउंट्स की हो। लेकिन अगर जो मर्जी इन्वेस्टमेंट हो और इक्वल अमाउंट्स की हैं, तो दोनों कंपनीज की इन्वेस्टमेंट आपस में नील हो जाती है। तो जो डिसीजन मेकिंग होती है ना, वो सिर्फ कैश इनफ्लो पर आ जाती है। अब हमें यहां पर बताया गया है कि भाई हमें एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट बताएं जिस पर दोनों कंपनीज की नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल हो। बेटा इससे मुराद IRR नहीं है, यहां पर नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल हो, जीरो हो नहीं कहा उसने। इक्वल तो किसी भी अमाउंट पर हो सकती है, हो सकता है 2 लाख 2 लाख, वो भी तो इक्वल है। जीरो भी तो हो ही जाती, दोनों की तरफ जीरो अगर आ जाए, क्या इक्वल में दोनों की तरफ नहीं, zero अगर वो तो वैसे ही एक बात होगी ना कि दोनों की 0 0 आ जाए तब भी इक्वल ही है। लेकिन यहां पर बेसिकली IRR मुराद नहीं है। ओके, एनपीवी का इक्वल हो जाना। तो भाई एनपीवी जी बिल्कुल ऐसी है जैसे सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में आप लोग कहते थे कि भाई दोनों की फ्यूचर वैल्यूज इक्वल हो जाएं, दोनों की प्रेजेंट वैल्यूज इक्वल हो जाएं तो रेट ऑफ रिटर्न। तो आप क्या करते थे, फर्स्ट वाले की फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू सेकंड वाले की फ्यूचर वैल्यू, दोनों के इंटरेस्ट इक्वल हो जाएं, फर्स्ट का इंटरेस्ट इज इक्वल टू सेकंड का इंटरेस्ट, तो बेटा फर्स्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू सेकंड की नेट प्रेजेंट वैल्यू। बात समझ आ गई है। अब बात सुनिएगा मुझे यहां पर, इसके लिए भाई एक मेथड तो ये है, कैलकुलेशन ना करें, बात सुन, कैलकुलेशन हो जाएगी, कैलकुलेटर पे पुट करके आंसर फाइंड करना कोई महारत नहीं है। ये महारत है कि पुट क्या करना है, तो इसलिए पहले वो सीखा करो। जब फर्स्ट कोई कॉन्सेप्ट हो, कैलकुलेटर्स वगैरह छोड़ दिया करो, कॉन्सेप्ट लो, कैलकुलेशन हो जाएगी, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब देखिए भाई, फर्स्ट मेथड क्या है कि मैं कंपनी ए की एनपीवी को एनपीवी इक्वल टू कर दूं कंपनी बी की एनपीवी के साथ। एम आई राइट? तो बेटा कंपनी ए की एनपीवी कैसे आएगी, कंपनी ए के इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू, मतलब 6 मिलियन की प्रेजेंट वैल्यू, 9 मिलियन सॉरी 600,000 की प्रेजेंट वैल्यू, 900,000 की प्रेजेंट वैल्यू, 1.2 मिलियन की प्रेजेंट वैल्यू माइनस कैश इनफ्लो, जो भी हो, सॉरी आउटफ्लो है ही नहीं, तो मैं इक्वल टू कर दूंगा फिर से। तो भाई अगर यहां पर देखें तो मैं कोई 7 टाइम डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज करूं तो आपके कैलकुलेटर की रेंज से बाहर हो जाना है। तो उसके लिए सबसे पहला मेथड आप लोगों का क्या है कि एक तो कॉमन जीरो कैंसिल कर दें। अच्छा, कॉमन कॉमन जीरो कैंसिल किया करें ताकि आपको ये डेसिमल का चक्कर ही ना पड़े। अदरवाइज कॉमन जीरो अगर 5 जीरो कैंसिल करते हो तो ये 75 नहीं आएगा। बस इस बात का फिर ख्याल रख लेना कि ये 7.5 हो जाएगा और ये 8.5 हो जाए। अब आप पे डिपेंड करता है आपने क्या करना है। सपोज अगर 5 5 करते भी हैं, ये ले कर लें भी 5 5 कैंसिल कर दें, ये क्या बन जाएगा, ये 12, यहां पर ये राइट। डिस्काउंटिंग फैक्टर तो अभी भी साथ ही लग रही हैं। अब डिस्काउंटिंग फैक्टर को रोकना है कैसे, अब भाई दोनों ने जाना तो 1 साल पीछे है ना, तो दोनों को इकट्ठा लेके चलो। ऑलराइट, लेकिन कैसे, इसका ये मतलब नहीं 6 + 6 ये माइनस होंगे, क्यों, क्योंकि एक इक्वल टू की लेफ्ट हैंड साइड पर है दूसरा, और जब दोनों मिलने लगेंगे तो एक जब दूसरी साइड पे जाएगा तो अपना साइन चेंज कर देगा। ओके, तो 6 - 8 बेटा जो इस 6 लाख की प्रिंसिपल अमाउंट होगी, इस 6 लाख की भी तो वही प्रिंसिपल अमाउंट होगी। तो आपके पास नेट कैश फ्लोज में इधर कुछ भी नहीं है। ये बात समझ आ गई? Yes, sir. अब 2 फार्मूलाज भी गए, क्वेश्चन भी शॉर्ट हो जाना है। अब फिर देखो यहां से, यहां पर अब एक बात का हमेशा ख्याल रखना कि आंसर जरूरी नहीं हमेशा पॉजिटिव लिखें। आप पे डिपेंड करता है आप A - B करते हो या B - A करते हो, किसी एक चीज को अपना लेना। ऐसा ना हो कि कुछ में A - B और कुछ में B - A, तो फिर आंसर गलत है।
क्लियर। और आपने बस रूल बना लेना है कि a माइनस बी, क्लियर। अब a माइनस बी मतलब क्या, 9 माइनस 7.5 इज इक्वल टू 1.5. पॉजिटिव है, Yes, sir. फिर 12 माइनस 8.5 इज इक्वल टू 3.5. 0 माइनस 9, तो नेगेटिव है। ऑलराइट, अब ऊपर वाले सारे क्वेश्चन को छोड़ दो, और जो पॉजिटिव है वो आपके इनफ्लोज हैं और जो नेगेटिव है वो आउटफ्लोज हैं। Yes, sir. इनफ्लोज को अलग और आउटफ्लोज को अलग। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, क्लियर। और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सिंपली देखिए, रेट फाइंड करने के लिए राउंडिंग सबसे बेस्ट तरीका है। अब हम क्या करना है, ये इनफ्लो है 1.5 इंटू 1 प्लस एक्स परसेंट रेज टू पावर कितने, प्लस 3.5 1 प्लस एक्स परसेंट रेज टू पावर माइनस 3 इज इक्वल टू, बेटा अब यहाँ पे माइनस ना लिखना, अगर इक्वल टू ना लगाते तो फिर तो -9 इंटू कर सकते थे, लेकिन जब इक्वल टू की दूसरी साइड पे लेके जा रहे हो तो इसको पॉजिटिव ही लिखना, क्लियर। सिर्फ यहाँ पे नेगेटिव से मतलब था कि आपको पता हो ये इनफ्लो है और ये आउटफ्लो है। अब यहाँ पे लिखेंगे 9 इंटू 1 प्लस एक्स परसेंट रेज टू पावर, और जाके सॉल्व करने। 54.6. अच्छा, ये कंटिन्यू आया, वंस अगेन इज इक्वल टू, थोड़ा सा हैवी क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा क्या बल्कि अच्छा खासा ये हैवी क्वेश्चन होता है, लेकिन आपको मेथड की समझ आ चुकी है। Yes, sir. आपके एग्जाम में जब ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो वो बिल्कुल इसी मेथड के मुताबिक हम लोग सॉल्व करेंगे, तो आपको आंसर मिल जाएगा उसका। तो वहाँ और बहुत कम चांसेस हैं कि आपसे इस किस्म का कोई क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन एक आध मर्तबा आ चुका है, तो इस वजह से मैंने अपनी बुक का पार्ट बनाया हुआ और अपने स्टूडेंट्स को समझाता भी जरूर हूँ कि इसने सॉल्व इस तरह से जाकर हो जाना है। आ जाए आंसर तो वेल एंड गुड, आ गया 54.64%। थोड़ी सी एफर्ट्स करनी पड़ी, लेकिन आ गया आंसर। अच्छा, इसी तरह से बेटा 131 में सॉल्व हो जाना है। ये जरा 131 आप लोग खुद ट्राई करें, इसमें मैं आपको कुछ नहीं बता रहा, आपने सिर्फ मुझे आंसर बताना है कि इसका आंसर ये है। हाँ जी, एंड द आंसर इज, 18.58%. अब देखो ये बार, अब देखो 130 था थोड़ा सा मतलब ट्रिकी सा, टाइम ले रहा था, लेकिन जैसे ही 131 पे गए कितनी आसानी से सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ऑलराइट, और आपने एक न्यू कॉन्सेप्ट भी सीख लिया। चले 132, Ikra owns a computer reselling business and is expanding it. She is presented with two following options. Proposal A, estimated investment for the expansion project is 85,000 and it is expected to produce after tax cash flows of rupees 25,000 for each year for the next 6 years. B में है 32,000 की इन्वेस्टमेंट करें और आफ्टर टैक्स जो कैश फ्लोज आप लोगों को मिलने 10,000 फॉर ईच ऑफ द नेक्स्ट 6 ईयर। कहते हैं फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट where both proposals have the, अब बेटा सिर्फ पता है डिफरेंस क्या आया है, 131 में इन्वेस्टमेंट नहीं थी, नहीं थी तो मतलब सेम थी, सेम है तो बताना जरूरी नहीं था, ओके। और यहां पर क्या है, इन्वेस्टमेंट भी मुख्तलिफ है। अब मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट भी साथ में लेके चलनी है, मैंने अब सिर्फ कैश के इनफ्लोज को नहीं देखना, मैंने साथ में इन्वेस्टमेंट को भी देखना है, मैंने इन्वेस्टमेंट की भी नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब नेट अमाउंट उसकी भी मैंने फाइंड करनी है। शाबाश, जरा जल्दी से ट्राई करें, आप लोग कर सकते हैं, बहुत इजी है। जल्दी से देखें इसका आंसर क्या बनेगा हमारे पास। अब अगर यहां पर देखें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो प्रपोजल ए की इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितनी है और हमारे पास प्रपोजल बी की इन्वेस्टमेंट कितनी है, तो ए में से बी को माइनस करूं तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 85 - 32 इज इक्वल टू 53,000।
लेकिन बेटा इन्वेस्टमेंट है तो ये तो वैसे ही नेगेटिव चली जाएगी। और अगर आप लोग देखें, मैं इसको यूं बताऊं, इन्वेस्टमेंट है, 0 टाइम ड्यूरेशन पे है, मैं यहाँ पे 85 लिख दूं, ये देखें इस तरह, और यहाँ पर मैं लिख दूं 32, ये भी नेगेटिव लिख दूं। जब नेट अमाउंट फाइंड करने के लिए जाओगे तो बेटा नेगेटिव नेगेटिव प्लस नहीं करना, ये ऐसे लिखोगे कि -85 में से माइनस करूंगा -32। ऑलराइट, तो माइनस माइनस प्लस, -85 प्लस 32, तो रिजल्ट आ जाएगा माइनस, तो यहाँ पे 53 नेगेटिव में आएगा। ये बात आपको समझ आ गई है? ये बात क्लियर है? नेक्स्ट, और ये ऑलरेडी अपनी प्रिंसिपल अमाउंट पर मौजूद है। अच्छा, अब अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें, ये 83 तो हमारे पास ऐसे समझ लें जैसे इन्वेस्टमेंट आ गई, आउटफ्लो आ गया। लेकिन उसके बाद अगर आप लोग देखें तो कहते हैं फर्स्ट प्रोजेक्ट में 25,000 ईच ऑफ द नेक्स्ट 6 इयर्स, जबकि इधर देखें 10,000 ईच ऑफ द नेक्स्ट। अच्छा, शुक्र है टाइम ड्यूरेशन बराबर है, डिफरेंट भी हो सकता था। लेकिन अब देखिए 25 माइनस 10 करें तो बेसिकली तो 15,000 कैश इनफ्लो फॉर द नेक्स्ट 6 इयर्स। तो ये तो सिंपल सी बात है, आप लोगों ने जाके फाइंड कर लेना है। इन्वेस्टमेंट है आप लोगों के पास 53, तो इसको 53 ही रखोगे। नेगेटिव साइन से ये शो कर रहा है कि आउटफ्लो। चलिए, अब इसके साथ -53 नहीं लिखना, 53 इज इक्वल टू कितनी अमाउंट, 15,000, 25 लेस 10 इज इक्वल टू 15 इनटू, अब इसकी जाके प्रिंसिपल अमाउंट 1 माइनस 1 प्लस x% रेज टू पावर -6 डिवाइडेड बाय x%। क्या सही किया मैंने? 17.6। ओके, तो इन क्वेश्चंस की मदद से बेटा एक अच्छा खासा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ चुका है। आप इन दोनों प्रोजेक्ट्स की नेट प्रेजेंट वैल्यू को भी एक दूसरे के इक्वल कर सकते थे कि आप लोग यहाँ पे जाके प्रपोजल ए के लिए 25,000 के ऊपर एनवीटी का फार्मूला अप्लाई करें, -85,000 इज इक्वल टू, फिर 10,000 के ऊपर एनवीटी का फार्मूला अप्लाई करें फॉर 6 इयर्स लेस 32,000, और जाके सॉल्व करें, तब भी आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 17.6। लेकिन वो इक्वेशन थोड़ी सी हैवी हो जाएगी, और ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपके कैलकुलेटर ने जरूर आपसे टाइम लेना है, तो सुकून से उसको कैलकुलेशन करते देना, और खुद इतनी देर में अगला क्वेश्चन पढ़ लेना। ओके, ये ना हो कि उस क्वेश्चन के लिए बैठे भाई, उसका तो आंसर आएगा, जाके सिर्फ टिक करना है, आप उसको छोड़ दो एंड मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इतनी देर में अगला क्वेश्चन पढ़ लो कि भाई मैंने इसको सॉल्व कैसे करना है। क्लियर? A point where the profit profile of net present value crosses the horizontal axis at the plotted graph। अब देखो, ये ग्राफ के जरिए मैंने आपको बताया था, तो इसको क्या कहा जाता है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज, अब ये कौन सा हमारे पास रिटर्न होता है जिसमें डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो इक्वल टू हो जाते हैं डिस्काउंटेड, तो ये भी आपको बताया था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज को ही डिस्काउंटेड कैश इनफ्लोज कहा जाता है, और वो इक्वल होते हैं आईआरआर के ऊपर। ये ऑप्शन, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड, अब इसको किस तरह से, डिस्काउंटेड रेट एट विच द सेट ऑफ कैश फ्लोज हैव अ पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू, नहीं पॉजिटिव नहीं, rate which the business has to pay to raise finance for an investment, the return required by the managers of the business, discounted rate at which the set of the cash flows have a zero net present, तो कौन सा? डेल्टा। और तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़ा करो, और उसके बाद एनालाइज किया करो कौन सा गलत है, तो आपको करेक्ट आंसर का पता चल जाता है। फिर देखें, which of the following is true of internal rate of return approach to assuming investments? हाँ जी, तो फिर अब आपको मैंने बताया था कि अगर रेट ऑफ कैपिटल आपके पास कम है एज कंपेयर टू आईआरआर,
तो आप लोगों ने उसको एक्सेप्ट करना है। रेट ऑफ कैपिटल ज्यादा है एज कंपेयर टू IRR, तो फिर आप लोगों ने रिजेक्ट करना है। ऑलराइट, मतलब IRR ज्यादा है तो रिजेक्ट, IRR कम है तो एक्सेप्ट। क्लियर? तो यहाँ पे यूज IRR ऑलवेज प्रोमोट्स wealth maximization. Use of IRR can be problematical when finance costs are changing from year to year. IRR fails to take all of the cash flows into the account. IRR does not properly take the timing of cash flows into account. तो पूछा क्या था, which one of the following is true of IRR approach to assuming investment? हाँ जी, अब देखो मतलब तीन तो गलत है ना, तो ठीक वाला कौन सा हमारे पास होगा? IRR ने हमारी हेल्प कहां से करनी होती है? टेक ऑल द कैश फ्लोज इनटू द अकाउंट, ये बात तो गलत है, इसकी सी वाली तो गलत है। नॉट प्रॉपर्ली टेक द टाइमिंग, टाइम भी बिल्कुल सही से आ रहे होते हैं इसमें। यूज ऑलवेज प्रोमोट वेल्थ, ये भी बात सही है कि इसी की वजह से ही तो हम लोगों ने वेल्थ को प्रमोट करना होता है। तो IRR कैन बी प्रॉब्लमेटिक व्हेन फाइनेंस कॉस्ट आर चेंजिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर। तो इसको जाके टिक करते हैं। पहले भी आ जाएगी। मैंने भी आपने कहा है कि- क्या? मैंने आपने कहा है ठीक है। Use of IRR can be problematical when finance costs are changing from year to year. तो मैंने क्या कहा इसके लिए? बीटा ठीक है, आपने कहा अल्फा भी ठीक है। मतलब बाकी चीजें सही हैं और इसमें ये जो चीज मैं आपसे ये कह रहा था कि उसने ये बात कही है ना कि फेल्स टू प्रमोट ऑलवेज, हाँ ऑलवेज नहीं हो सकता, इसकी वजह से भी ये गलत हो जाता है ऑप्शन, ऑलवेज की वजह से। ऐसे ये जरा अजीब सा ही क्वेश्चन था। नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ proposed investment is negative. Therefore, the discounted rate used is greater than the projected IRR. तभी IRR से ज्यादा होगा तभी NPV की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। The internal rate of return of a project can be determined if the internal rate of return is greater than the firm's cost of capital only if the project cash flows are constant by finding the discounted rate that yields a net present value of 0 for the project. सारे नहीं है? अच्छा यहाँ पे देखिए, ओनली इफ द प्रोजेक्ट कैश फ्लोज और नहीं, अगर डिफरेंट हो तब भी फाइंड हो सकता है। तो जब ये गलत हो रहा है तो ऑल ऑफ दिस नहीं आने वाला, तो फिर कहते हैं if an investment project has a negative net present value which of one of the following say about the internal rate of return of this project must be true। भाई IRR नेगेटिव नहीं हो सकता, वो कहता है इज नेगेटिव। कहते हैं अब देखो नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है हमारे पास, नेगेटिव है, तो IRR इज लेस देन दैट कंपनीज वेटेड एवरेज कॉस्ट, ये बात सही है। IRR कम है इसलिए नेगेटिव है। IRR 0 नहीं हो सकता, NPV ने 0 होना होता है। IRR 0 फिर तो भाई आपकी फ्यूचर कैश फ्लो, प्रेजेंट कैश फ्लो सब कुछ इक्वली चलेगा। IRR इज ग्रेटर देन द कंपनीज वेटेड, IRR ग्रेटर देन, तो फिर पॉजिटिव NPV आपके पास आती है, बी ऑप्शन। Brown and Company uses the internal rate of return method to evaluate capital projects. Brown is considering for independent projects with the following IRR. This. Brown's cost of capital is 13. Which one of the following project options should Brown accept based on? कौन से एक्सेप्ट करेगा? जिनके रेट्स IRR से कम हो, ज्यादा चले गए तो फिर तो उसको लॉस हो जाना है। तो किसको एक्सेप्ट करेगा और किन को रिजेक्ट करेगा? ओके, प्रोजेक्ट ENP, ये हमारे पास आंसर। ऑलराइट, अच्छा ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल है और ऊपर IRR है, हमारा डिसीजन रिवर्स हो जाना है भाई। मैं समझ रहा था जैसे 13 IRR है और ऊपर कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। अगर हमारे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल 13% है तो इसको कम रहना चाहिए,
IRR से, वो हमारे लिए फिजिबल होंगे। तो ये कम कौन सी IRR के लिए होगा? 14 एंड, तो हमारे लिए C एंड D फिजिबल है। तो हम लोग यहां पर ऑप्शन बी को टिक कर देंगे। क्लियर? बेटा ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल है और ये IRR की वैल्यूज हैं, 10, 12, 14 एंड 15। अब एक्सेप्टेंस की बात हो रही है, तो हम लोगों ने एक्सेप्ट कब करना होता है? जब हमारे पास आर मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा हो, IR, ये मैंने सही लिखा है गलत लिख रहा हूं, एक मिनट, लेस देन हो IRR से। जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो IRR से, तब हम लोगों ने जाकर एक्सेप्ट करना होता है। इसके लिए अपने माइंड में आप ये वाली पिक्चर लेकर आ जाया कर। ये देखें, तो ये IRR है और IRR हमें क्वेश्चन में ऊपर बताए गई है। IRR अगर हमारे पास, ये देखें, ज्यादा हो और आर से मुराद है कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो, तो हम लोगों ने एक्सेप्ट करना है, अदरवाइज रिजेक्ट। अब हमारे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखें कितना आ रहा है, इस वैल्यू को कम होना चाहिए। तो ये कम कौन सी सिचुएशन में हो रही है? 14 एंड 15 के लिए। तो सी और डी को हम लोग जाके एक्सेप्ट कर देंगे। अब ये बात क्लियर हो गई? Find the internal rate of return for a project costing rupees 50,000 and returning rupees 14,000 per year for। तो अब ये एक इजी सा क्वेश्चन था आप लोगों के लिए, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश। तो 14,000 की प्रेजेंट वैल्यू थ्रू एन्युटी फैक्टर फॉर 5 ईयर को इक्वल टू कर देना है 50,000 के, और आपके पास रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा 12.3 है। इसी तरह से नेक्स्ट देखें, व्हाट इज द IRR ऑफ द प्रोजेक्ट? पैक कंपनी कंसीडर प्रोजेक्ट, इनिशियल कैश outlay rupees 50,000, expecting net cash inflows project is this for each of the। तो 141 की तरह ही है, सिर्फ अमाउंट्स में थोड़ा सा फर्क है, कर लेंगे ये आप लोग, हो जाएगा ना। 143, company investment rupees 500,000 in a project. The project is expected to yield annual incremental cash flows of rupees 175,000 for। What is the approximate internal rate of return for this project? हो जाएगा, हो जाएगा। क्या आंसर आ रहा है इसका? 15। KTM कंपनी परचेज, ये कर नहीं लिया था हम लोगों ने। A new fleet of deliver its market is the trucks have a useful life of 8 years. Cost is 500,000. Total expects a net increase after tax cash flows to be 150, 175, 125, 100 in each of the remaining year. Find IRR of the project। अब देखें टोटल यूजफुल लाइफ कितनी है? 8। फर्स्ट ईयर के लिए 150, सेकंड के लिए 170, थर्ड के लिए 125, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, इन 5 साल के लिए 100। तो इन 100 के ऊपर एन्युटी फैक्टर अप्लाई हो जाना है और आप लोगों ने IRR फाइंड करना है। तो ये देखें इस तरह से होगा, इसको हम लोग जरा देख लेते हैं। फर्स्ट ईयर के लिए 150 इंटू 1 प्लस x परसेंट रेज टू पावर -1 प्लस सेकेंड ईयर के लिए 175 इंटू 1 प्लस x परसेंट रेज टू पावर -2 प्लस थर्ड ईयर के लिए 125। रेज टू पावर -3 प्लस 100। अब एन्युटी अप्लाई हो जानी है, 1 माइनस 1 प्लस x परसेंट रेज टू पावर माइनस, क्योंकि टोटल यूजफुल लाइफ 8 इयर्स थी उसकी, तो 4 से 8 तक 5 साल बनते हैं।
डिवाइडेड बाय x%। अब इस फार्मूले से वो पहुंचे थर्ड ईयर के एंड पर। ओके, तो थर्ड ईयर के लिए डिस्काउंटिंग फैक्टर -3 इज इक्वल टू, अब आउटफ्लो कितना था हमारे पास 500 एंड आंसर इज 19.4। जी, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, ABC Limited has deducted the net present value of the potential investment project at true discount। अब यहां पर बेटा आपके पास अप्लाई हो जाना है फार्मूला लोअर रेट। अब इसके लिए आप लोग देखें लोअर रेट दोनों में से कितना 20। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब अगर यहाँ पे मेरी बात सुने, ये वो क्वेश्चन है जिसके ऊपर आप लोगों को फार्मूलाज वगैरह कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं थी, थोड़ी सी स्मार्ट वर्किंग थी। 20 पर नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है, 30 के ऊपर नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव है। IRR 20 से कम नहीं होगा, 30 से ज्यादा नहीं होगा। ओके, तो 20 से कम वाले कौन से हैं? ये नहीं हो सकता। 30 से ज्यादा ये भी नहीं हो सकता। ऑलराइट, तो कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप लोगों को मतलब इस तरह से जल्दी से आंसर दे सकती हैं। अब अगर यहां पर देखें तो ये कोई 23.3 बन जाएगा, मतलब दो वैल्यूज अब हमारे पास आ जाती हैं जो 20 और 30 के दरमियान मौजूद हैं। इसको जरा वेरीफाई करें। 20 प्लस 60 इंटू 60 माइनस माइनस प्लस 120 इंटू 10 इज इक्वल टू 23.3। ओके, और अब इन दोनों में से आइडिया कैसे लगाना था कि ये देखें 60 को 0 तक आने में कम टाइम लगेगा। ये देखें ऐसे समझ लें जैसे अब 0 यहां पर है, दोनों के दरमियान में तो नहीं है ना, तो इसको 0 तक जाने में कम टाइम लगेगा और इसको 0 तक आने में 120 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, इसको ज्यादा टाइम लगना है। तो पहले कौन पहुंचेगा? 60 पहुंचेगा, 20% वाला, तो इसीलिए 23.3। ओके, मतलब ये वो मेथड्स होते हैं जहां पर बस आपके पास शॉर्ट टाइम हो और आप लोगों ने बस स्मार्ट वर्किंग करनी है और आगे चले जाना है, अदरवाइज फार्मूला यूज करते हैं। जी नेक्स्ट, invested rupee 10,000 in a lifetime annuity for his granddaughter Emily। Emily नहीं, the annuity is expected to yield 400 annual forever। What is the anticipated internal rate of return for the annuity? कर लेंगे आप ये क्वेश्चन, दोनों को एक दूसरे के बराबर कर देना है, रेट की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे कोई मुश्किल अब चीजें नहीं है। XYZ Limited is assigning an investment project which will involve an initial outlay which will give rise to potential annual cash flows receivable at the end of the each year 2.4 million। These inflows have a present value of rupees 16 million। This will give a positive net present value of 2 million। What is the approximate internal rate of return of the project? कर लोगे? Yes, sir. 17%. 17%। देखिए बातों को सिर्फ घुमा घुमा के बोल रहा होता है, अदरवाइज अब चीजें वही हैं। ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी हो जाने आपसे। अब एक आपको यहाँ पर ना उसे बता दी कि 11% के ऊपर जो आपके पास एनपीवी है वो ये है, कहता है IRR फाइंड करो। तो जहां पे वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप फार्मूला अप्लाई करो, आपने नहीं करना, आपने अपने मेथड के मुताबिक जानना है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। जो वैल्यू आए उसकी नियर अबाउट जो वैल्यू हो आपने उसको टिक कर देना है। तो 13.5 को टिक कर दो फार्मूले में, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, इसमें डेविएशन पाई जाती है। तो जो ज्यादा आप लोगों का एक्यूरेट आंसर आ रहा है ना, ज्यादा एक्यूरेट आंसर आना है, वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो से आता है। अच्छा अब देखो अगर आपका है ना 13%, तो 13 के लिए ज्यादा क्लोज वैल्यू कौन सी है, 13.5 या 12.7? तो 12.7 को टिक कर दो। Yes, okay, sir.
जो ज्यादा क्लोज वैल्यू हो, यहाँ पर 3 का डिफरेंस है, वहां 5 का डिफरेंस है, तो 12.7 टिक हो जाएगा। अदरवाइज अब यहाँ पर एक और रेट आप अज्यूम करते हैं अपनी तरफ से और फार्मूला अप्लाई करते हैं। अब रेट अज्यूम कैसे करना है? अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू हो पॉजिटिव और आपने इसको लेकर आना है 0 पर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो फिर ऐसी सिचुएशन में आप लोग क्या करोगे? 11% पे अगर पॉजिटिव है तो आप दूसरा रेट 15% ले लो। 15% पे पहले इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लो, फिर जाकर फार्मूला अप्लाई कर दो, तब भी आपके पास आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, बात समझ आ गई सब बच्चों को? ये भी आप लोग कर लेंगे IRR की वैल्यू और 150 भी हो जाएगा। अब आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन वगैरह? तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फाइनेंस का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग स्टैटिस्टिक्स को देखेंगे। आप लोग अपनी तरफ से फाइनेंस की एक अच्छी तरीके से रिवीजन करनी है, तो उसके तमाम कॉन्सेप्ट्स वगैरह जितना कुछ हम लोगों ने पढ़ा, हर एक चीज़ को एक मरतबा गो थ्रू ज़रूर करना है। फार्मूलाज को देखना है, क्वेश्चन चाहे ना मैक्सिमम सॉल्व करें, लेकिन आपने कॉन्सेप्ट्स ज़रूर देखने हैं कि हम लोगों ने फाइनेंस में अब तक पढ़ा क्या कुछ है, उनके फार्मूलाज क्या हैं, उनके मेथड क्या हैं, अमाउंट्स की मूवमेंट्स क्या हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को अभी से क्लियर हो जानी चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।